नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार, कोटा कैरियर पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय ऑनलाइन क्लासेज विषय संस्कृत पुनः आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आइए, अब तक हमने देखा था कि किसी भी भाषा का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं, उसमें कितनी कड़ियाँ होती है। सूक्ष्मतम कड़ी जिसको हमने वर्ण संज्ञा दे रखी है, हमने वर्ण पढ़ा। वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य, वाक्य से भाषा का निर्माण होता है। हमने वर्ण पढ़े, स्वर, व्यंजन, और वर्णों के उपरांत हमने संधि पढ़ना प्रारंभ किया। संधि का निर्माण क्यों हुआ, संधि कितने प्रकार, ये सब पढ़ने के बाद में हम पढ़ रहे थे स्वर संधि, और स्वर संधि में हमने पढ़ा यण संधि और दीर्घ संधि। तो आइए आज हम पढ़ते हैं गुण संधि। कक्षा 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए जो संधि है वह 3 नंबर का टॉपिक। अंकों की यदि बात करें 3 नंबर। संधि को ज्यादा आपको गहराई से उसका अध्ययन करने की आवश्यकता है नहीं वैसे, लेकिन आप यदि पढ़ना चाहें तो ये नियमों की बीच में आप सिर्फ 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। संधि के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10th को संधि से संबंधित 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक, एग्जामिनर विच्छेद दे देता है और संधि का नाम पूछता है। दूसरा, एग्जामिनर संधि युक्त पद दे देता है और संधि युक्त पद में आपको करना क्या होता है, विच्छेद। संधि का विच्छेद करके और उस संधि का नाम आपको अंकित करना होता है। बस 2 ही प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका जो पूरा ध्यान या फोकस है वो यही रहना चाहिए कि 2 पदों से मिलाकर संधि किस प्रकार बनती है और किसी पद का संधि विच्छेद किस प्रकार से होता है और कौन सी संधि के अंतर्गत किन किन प्रकार के शब्दों का, नियमों का प्रयोग करते हुए हम संधि का नाम दे देते हैं। तो हमने स्वर संधि में पढ़ी यण संधि और यण के बाद हमने पढ़ा गुण संधि। बड़ा ही सिंपल है, डीपली हमें ना तो पढ़ने की आवश्यकता है और आपको पढ़ने की आवश्यकता है और ना ही हमें पढ़ाने की आवश्यकता है। हम बात करते हैं गुण संधि की। तो देखिए, हमने पढ़ा स्वर संधि का मतलब, बोले साहब स्वर संधि का मतलब होता है जहां 2 वर्ण आपस में मिले और उनमें परिवर्तन हो तो दोनों ही वर्ण स्वर होने चाहिए और परिवर्तन भी स्वर में ही होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत हमने एक और शब्द की बात की थी, एकादेश। एकादेश का मतलब ये होता है कि संधि के अंदर धन के चिन्ह से बाद वाला यानी परवर्ण और धन के चिन्ह से पहले वाला यानी पूर्व वर्ण, इन 2 के मध्य परिवर्तन होता है। यानी इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि पहले पद का अंतिम अक्षर और द्वितीय पद का प्रथम अक्षर, इन दोनों के बीच में जो परिवर्तन होता है नियमों के अनुसार, इस परिवर्तन का नाम संधि है। तो कभी कभी क्या होता है कि केवल एक ही वर्ण के अंदर परिवर्तन होता है, जैसा कि हमने देखा यण संधि में। जब हम यण संधि में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, सु प्लस आगतम। तो यहां जब हम प्लस धन के चिन्ह से पहले देखेंगे उ और बाद में देखेंगे आ, तो परिवर्तन केवल उ में हो रहा है। उ के स्थान पर हमने वह किया यण संधि के नियमानुसार, और वह करने के उपरांत इसका जो संधि युक्त पद हो गया वो हो गया स्वागतम। तो देखिए, एकादेश का मतलब ये होता है, हमने पढ़ा स्वागतम, तो स्वागतम में हमने पढ़ा कि धन के चिन्ह से पहले वाला वर्ण जो है उ और धन के चिन्ह के बाद वाला वर्ण है आ। इसको हम कहते हैं परवर्ण, इसको हम कहते हैं पूर्व वर्ण। तो यण संधि के नियमानुसार परिवर्तन केवल पूर्व वर्ण में ही होना है। उ के स्थान पर वह किया, परिवर्तन संभव हुआ, परिवर्तन के उपरांत शब्दों को मिलाया और शब्द बन गया हमारा स्वागतम। तो आज हम जो संधि पढ़ रहे हैं गुण संधि, इस गुण संधि के अंदर मुख्य बात है एकादेश की। और एकादेश किसे कहते हैं, एक ही हो आदेश जहां पर उसको हम कहते हैं एकादेश। तो संधि के अंदर इस धन के चिन्ह से पहले वाला वर्ण और धन के चिन्ह के बाद वाला वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक ही वर्ण का आदेश, उसको हम कहते हैं एकादेश।
तो दोस्तों आपको सबसे मुख्य बात जो गुण संधि के अंदर ध्यान रखने योग्य बात है वो यही है कि पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों के स्थान पर आपको एक ही आदेश करना है, इसको हम कहते हैं एक आदेश। तो चलिए गुण संधि के हम सामान्य नियम की ओर चलते हैं। तो गुण संधि में क्या है? गुण संधि के अंदर ए या आ प्लस ई या ई, कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए दो शब्दों के मध्य कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण या तो ए हो या आ हो, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो ह्रस्व ई हो या दीर्घ यानी छोटी ई हो या बड़ी, कैसी भी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इस प्लस के चिन्ह से पहले वाला वर्ण चाहे दोनों में से कोई भी है और प्लस के चिन्ह के बाद वाला वर्ण चाहे दोनों में से कोई भी है, इन दोनों के स्थान पर हम एक आदेश करेंगे ए। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा गण प्लस ईसा, तो हम पाएंगे कि धन के चिन्ह से बिल्कुल पूर्ववर्ती वर्ण है ए और धन के चिन्ह के ठीक बाद वाला वर्ण है ई। अब जब ण में से एस वर्ण निकला तो ण हलंत हो गया, इधर बचा आपका ग, आगे बचा आपका स। परिवर्तन होना है ए और ई में, क्यों? क्योंकि ए और ई जो है परस्पर बहुत निकट है, तो ए और ई में जब परिवर्तन करेंगे तो गुण संधि के नियम अनुसार प्लस के चिन्ह से पहले ए, प्लस के चिन्ह के बाद में ई, तो दोनों के स्थान पर हमें एक आदेश कर देना है। परिवर्तन होगा दोनों के स्थान पर, और दोनों के स्थान पे जो परिवर्तन होता है उसको हम कहते हैं एक आदेश। तो ए प्लस ई बराबर ए, तो यहां हमने परिवर्तन किया ए। शेष शब्दांश यथावत लिखे जाएंगे, तो यहां पर हमने लिखा स, यहां पर हमने लिखा ण, यहां पर हमने लिखा ग। जब हम इसको मिलाकर लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा गणेश। इसी प्रकार गुण संधि का दूसरा जो नियम है वो है ए या आ प्लस उ या उ, तो एक आदेश हम कर देंगे ओ। इसी प्रकार ए या आ प्लस री या री, तो हम एक आदेश कर देंगे अर। ए या आ प्लस ली, तो हम एक आदेश कर देंगे अल। तो देखिए हमने पढ़ा गण प्लस ईश बराबर गणेश है। इसी प्रकार से हम अन्य उदाहरण भी यदि पढ़ना चाहें तो अन्य उदाहरण हम पढ़ेंगे सूर्य प्लस उदय। तो हम देखेंगे सूर्य प्लस उदय, इन दो शब्दों में पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण है ए और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण है उ। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो ए के बाद में उ के आ जाने पर हम दोनों के स्थान पर एक आदेश करेंगे ओ। जब ये में से ए गया तो शेष बचा आधा ये, और शेष शब्दांश हम जैसे हैं यथावत लिख देंगे। तो ए और उ के स्थान पर हम एक आदेश करेंगे ओ। शेष शब्दांश जो जैसा है हम उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, तो ये लिखा जाएगा। अब जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे तो लिखा जाएगा सूर्योदय। इसी प्रकार इसका तीसरा पार्ट ए या आ के बाद में री या री आ जाए तो दोनों के स्थान पर हम एक आदेश करेंगे अर। जैसे महा प्लस, ये चिर परिचित और सरल उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां कहीं भी आपको मिल जाए, पासबुक में, बुक में, कहीं भी, यत्र तत्र सर्वत्र, वहां से आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। सामान्य जो लीड नियम है गुण संधि के वो यही रहेंगे, हमेशा यथावत स्थिति में बने रहेंगे, चाहे पाणिनि की अष्टाध्यायी से लेकर के और मार्केट में उपलब्ध लोकल से लोकल गाइड में आप देख लीजिए, नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण आपको हजारों मिलेंगे। तो आ के बाद में आया री, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आ के बाद में चाहे छोटा रिया है चाहे बड़ा रिया है, हमें केवल गुण संधि में ध्यान देना है एक आदेश, यानी कि एक वर्ण के स्थान पे नहीं दोनों। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जिस प्रकार इस संधि का मेथड उनको बताया जाता है, सिखाया जाता है, घर पे जब पुनः अभ्यास के लिए वो जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि यहाँ प्लस के चिन्ह से पहले वाला वर्ण और प्लस के चिन्ह के बाद वाला वर्ण है, इनके स्थान पर एक आदेश न करके केवल आदेश कर देते हैं कि आ के स्थान पर ही अर कर दिया या री के स्थान पर ही अर कर दिया, तो वह संधि फिर हो नहीं पाती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि दोनों के स्थान पर आप जब एक आदेश करेंगे तो आपका शब्द बनेगा अर।
शेष शब्दांश यथावत लिख देंगे, सी का सी, है का है, मैं का मैं, जोड़ के लिखेंगे तो हमारा शब्द बनेगा महर्षि और संधि का नाम हो जाएगा गुण संधि। जो आपको 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में दो ही प्रकार की स्थिति पूछी जाएगी, या तो आपको पूरा शब्द दिया हुआ रहेगा, इसका आपको विच्छेद कर देना है, महाप्लस ऋषि, संधि का नाम बता देना है, या फिर आपको विच्छेद दिया हुआ शब्द रहेगा, इसमें संधि कर देनी है, युक्त पद लिखना है, संधि युक्त पद लिखने के बाद उसका नाम बता देना है, महर्षि गुण संधि। यदि महर्षि दिया हो तो आपको वहां लिखना है महाप्लस ऋषि गुण संधि। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्न है, तो बच्चे घर पे या जहां कहीं भी उनको ज्यादा से ज्यादा उदाहरण मिले अभ्यास करें, जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही आप इसमें जो है पारंगत होते जाओगे। फिर देखिए अगला इसका जो नियम है, अंतिम गुण संधि का जो अंतिम चरण है वो क्या कहता है कि यदि कभी भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ए या प्लस के चिन्ह से पहले ए या आ हो और प्लस के चिन्ह के बाद में लृ हो, तो दोनों के स्थान पर एक आदेश हमें कर देना है अल। अब जैसे उदाहरण है तव प्लस लृ का, तो इसमें हम देखेंगे, फिर बच्चे ध्यान दें, यहां ये जो ल है, लृ है, इसको ल और री पृथक पृथक करने की भूल ना करें, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में लृ एक स्वर है, तो इसको आपको लृ को संपूर्ण लृ को आपको स्वर मान के चलना है। तो वह के अंदर जो है आगे आपके लृ, इधर बच गया कार, वह में से ए की मात्रा निकाल देने पर वह हलंत हो गया तय का। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है धन के चिन्ह से पहले क्या है, धन के चिन्ह के बाद में क्या है। तो देखिए ए के बाद में स्थिति उत्पन्न हुई, लृ आया, और गुण संधि का हमारा नियम है कि जब भी ए के बाद में लृ आ जाएगा तो हम करेंगे एकादेश, और एकादेश का मतलब होता है दोनों के स्थान पर, और दोनों के स्थान पर एकादेश हम करेंगे अल। तो दोनों के स्थान पर एकादेश हमने किया अल। शेष शब्दांश जो है कार व तय, अब मिलाकर जब हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा तवल कार्य है। तो इस प्रकार आप गुण संधि के अनेक पदों का अभ्यास कर सकते हो। मुख्य नियम आपका यही रहेगा। इसके अंदर जो है पाणिनि व्याकरण या आपको कहीं पर भी जो सूत्र मिले, अदेन गुण है, आद गुण है इत्यादि सूत्रों में आपको नहीं जाना है। आपको सिंपल तरीके से सीख लेना है कि गुण संधि के 4 चरण होते हैं, और चारों चरणों का इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित आपको गुण संधि का ज्ञान अवश्य हो जाएगा। तो अगला देखिए, हमने पढ़ा यण संधि, यण के बाद हमने पढ़ी दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद हमने पढ़ा गुण संधि, और गुण संधि के बाद हम पढ़ रहे हैं वृद्धि या अयादि, पूर्व रूप पर रूप। तो हम ले लेते हैं एक बार के लिए सरल संधि जो है वृद्धि संधि। तो देखिए जिस प्रकार से गुण संधि में हमने एकादेश के बारे में पढ़ा, उसी प्रकार वृद्धि संधि में भी हमें क्या कर देना है, एकादेश। और वृद्धि संधि का नियम सामान्य आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि ए आ प्लस ए आई, तो एकादेश वृद्धि हो जाएगी आई। ए या आ प्लस ओ या औ, तो एकादेश वृद्धि एकादेश हो जाएगा औ। अब वृद्धि क्या होती है, इसमें आपको पूरा वृद्धि आदेश कई सूत्र कार्य करते हैं इसके अंदर। अभी यदि डीपली आप पढ़ोगे तो इसमें भी बहुत जो है समस्याएं हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, प्लस के चिन्ह से पहले ए या आ आपको दिया रहे, प्लस के चिन्ह के बाद में ए या आई हो, तो दोनों के स्थान पे एकादेश आई हो जाएगा, इसको हम वृद्धि कहते हैं। ए या आ के बाद में ओ या औ हो, तो दोनों के स्थान पर एकादेश औ हो जाएगा, इसको भी हम वृद्धि कहते हैं। तो देखिए उदाहरण, ए प्लस एकम, एक प्लस एकम, तो यहाँ पे कै में स्वर कौन सा है, ए, आगे स्वर कौन सा है, ए, शेष भाग बच गया कम। कै में से ए स्वर को पृथक कर देने पर कै हलंत है ए। आगे हम देखेंगे ए के बाद में स्थिति क्या उत्पन्न हुई, ए, तो ए के बाद में जब भी ए आएगा तो दोनों के स्थान पर एकादेश क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पर हम दोनों के स्थान पर क्या कर देंगे, आई। शेष शब्दांश इधर वाला इधर लिख दो,
इधर वाला इधर लिख दो, इधर वाला इधर लिख दो। मिला करके जब हम लिखेंगे तो लिखा जाएगा एकैकम और संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। यदि आपको एग्जाम में 1 + एकम दिया हुआ रहे तो आपको सीधा लिख देना एकैकम, संधि का नाम वृद्धि संधि। यदि आपको एग्जाम में एकैकम लिखा हुआ मिले तो आपको इसका विच्छेद कर देना है, 1 + एकम, नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। बस 2 ही बातें ध्यान रखनी। इसी प्रकार से देखिए तंडुल प्लस ओदनम, तंडुल प्लस ओदनम, तो प्लस के चिन्ह से ठीक पहले ल में स्वर कौन सा है? अ, और प्लस के चिन्ह के बाद स्वर कौन सा है? ओ। बस इन 2 स्वरों से मतलब। शेष शब्दांश को पुनः लिख दो। यह विधि केवल बच्चों के अभ्यास के लिए है। बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको इतनी व्याख्या करके नहीं आना है कि कै में से ए स्वर आया, एकादेश किया हमने, फिर तब जाकर के एकैकम बना, इस प्रकार कुछ नहीं है। आपको सीधा संधि युक्त पद कर देना है, और यदि संधि युक्त पद हो तो आपको उसको सीधा विच्छेद कर देना है। तो देखिए तंडुल प्लस ओदनम, ए प्लस ओ, ए के बाद में क्या आएगा? ओ। तो दोनों के स्थान पर हम एकादेश करेंगे औ। तो इन दोनों के स्थान पर एकादेश किया औ। शेष शब्दांश पुनः लिख दो। इधर था दनम, इधर हलंत ल, तंडुल, मिलाओगे तो लिखा जाएगा तंडुलोदनम, संधि का नाम हो जाएगा वृद्धि संधि। अब उदाहरण बहुत है, आप जितने ज्यादा उदाहरणों का अभ्यास करोगे उतने ही प्रखरता आपके अंदर आती चली जाएगी। तो देखिए इस वृद्धि संधि के उपरांत हम पढ़ते हैं अयादि संधि, और अयादि संधि में किस किस प्रकार की स्थितियां बनती है और किस किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। तो अयादि संधि का भी बड़ा सरल नियम है, और सरल नियम में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे देखिए अयादि। अब देखिए जिस प्रकार से गुण संधि में और वृद्धि संधि में एकादेश हुआ है, यहां अयादि संधि में एकादेश ना होकर के केवल आदेश होगा, और वह केवल आदेश एक स्वर कह दीजिए या एक केवल एक वर्ण के स्थान पर ही आदेश होगा। तो अयादि संधि में हम पढ़ेंगे कि ए, ओ, ऐ, औ, इन 4 स्वरों के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो ए के स्थान पर हम क्या करेंगे? आदेश ऐ आदेश। ओ के स्थान पर क्या करेंगे? औ आदेश। ऐ के स्थान पर क्या करेंगे? आय आदेश। और औ के स्थान पर क्या करेंगे? आव आदेश। प्लस के चिन्ह के बाद का जो स्वर रहेगा उस स्वर की मात्रा जोड़ देंगे, और मात्रा यानी स्वर, मात्रा मीन्स स्वर, और स्वरों को किस में जोड़ा जाता है? व्यंजनों में। तो जब भी आप ऐ, औ, आ या आव इनमें से कोई भी एक आदेश करेंगे तो सारे के सारे आदेशों का अंतिम अक्षर हलंत है, और हलंत के अंदर बाद वाला जो भी स्वर होगा उसकी मात्रा जोड़ दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए शब्द है ने प्लस अनम। अब हम देखेंगे कि इस प्लस के चिन्ह से पहले आपका स्वर है ए, और ए स्वर को पृथक कर देने पर न हलंत, उसके बाद आपका स्वर है ए और नम। ए के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो जब भी ए के बाद में कोई भी स्वर आएगा तो ए के स्थान पर आदेश करेंगे, ना कि एक आदेश। हमें एक आदेश नहीं करना है, हमें केवल ए के स्थान पर आदेश करना, और केवल ए के स्थान पर हम आदेश कर देंगे ऐ। आगे बचा अनम, और इधर क्या बच गया? हलंत न। अब जब मिला के लिखेंगे तो न में ए ऐड किया, ये में ए, जो हम कह रहे मात्रा जोड़ देंगे तो ये में ए की मात्रा जोड़ देंगे, और हमारा शब्द बनेगा नयनम, और संधि हो जाएगी अयादि संधि। तो बच्चे ध्यान दें, नयनम यदि लिखा हुआ मिलेगा आपको तो विच्छेद कर देना है ने प्लस अनम। उदाहरण कुछ भी हो सकता है, और ने प्लस अनम यदि आपको दिया है तो आपको जोड़ के लिख देना है नयनम,
और दोनों ही परिस्थितियों में संधि का नाम आपको बता देना है अयादि संधि। फिर देखिए दूसरा ओ का हम उदाहरण लेते हैं। तो भो प्लस अनम, प्लस के चिन्ह से ठीक पहले स्वर है ओ, बाद में अ और ए नन। ओ स्वर को पृथक करने के उपरांत बचेगा आपका भ हलंत। जब भ हलंत बचेगा तो ओ के बाद में आ रहा है ए, और ओ के बाद में आ रहा है ए मींस कोई भी स्वर। तो स्वर आने पर ओ के स्थान पर हमने परिवर्तन कर दिया औ, ओ के स्थान पर हमने किया औ, आगे बचेगा आपका अनम, इधर शेष भाग बच गया भ, मिलाएंगे शब्द बनेगा भवनम, अर्थात भो प्लस अनम बराबर भवनम। संधि का नाम, तो संधि का नाम है अयादि संधि। इसी प्रकार से हम और उदाहरण यदि देखें तो देखिए विनय प्लस अकह, विनय प्लस अकह, प्लस के चिन्ह से ठीक पहले स्वर कौन सा है ऐ, ठीक बाद में स्वर कौन सा है ए, शेष शब्दांश क्या बचा कह, न क्या हो गया हलंत और वी का वी। आई के बाद में क्या आ रहा है स्वर, जब आई के बाद में आएगा कोई भी स्वर तो आई के स्थान पर आदेश क्या हो जाएगा आय आदेश। तो केवल आई के स्थान पर हमने किया आय, शेष शब्दांश इधर लिखा और इधर का शब्दांश इधर लिखा और मिलाएंगे तो शब्द बनेगा विनायक है, और विनायक है शब्द में संधि होगी अयादि संधि। ठीक इसी प्रकार से अंतिम ओ का यदि हम उदाहरण देखें तो हम पाएंगे पौ प्लस अकह, प्लस के चिन्ह से ठीक पहले आया औ और प्लस के चिन्ह के ठीक बाद में अ, शेष शब्दांश बचा कह और पै बच गया आपका हलंत। औ के बाद में आ रहा है स्वर, तो औ के बाद में स्वर आएगा तो औ के स्थान पर आदेश करेंगे आ। अब जो औ के स्थान पर हमने आदेश किया आ, इधर था पै हलंत, इधर ए, इधर क, मिलाएंगे शब्द बन जाएगा पावकह और संधि हो जाएगी अयादि संधि। तो इस प्रकार अयादि संधि के नियम का स्मरण करके इसको ठीक से याद करके ठीक से समझ के छात्र जो है अनेक उदाहरणों के द्वारा इसका अभ्यास कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे उतने आप संधि में पारंगत होते चले जाओगे, और अभ्यास करने के बाद में एक स्थिति आपको इस प्रकार की आपकी एक स्थिति बन जाएगी कि आपको ना तो नियम याद रहेगा और ना ही आपको उसकी जो है संधि युक्त पद बनाने की विधि। आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि सीधा पद देखते ही आप संधि का नाम और उसका विच्छेद बता पाएंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं, वटो प्लस रिक्शा। अब स्थिति क्या है, प्लस के चिन्ह से ठीक पहले टो, इस शब्द में स्वर कौन सा है ओ, और किसी भी व्यंजन में से स्वर को पृथक अलग कर देने पर व्यंजन केवल व्यंजन रह जाता है यानी हलंत। तो टे आपका हो गया हलंत, इधर बचा था व, प्लस के चिन्ह के ठीक बाद में री और क्षय। अब री एक स्वर है, हमने प्रारंभ में स्वर और व्यंजन संपूर्ण तरीके से पढ़े थे कक्षा 9 और 10 9th और 10th के विद्यार्थियों के काम में आने वाले। तो ओ के बाद में आपका स्वर है री, ओ के बाद में आ जाए स्वर कोई भी स्वर तो ओ के स्थान पर आदेश करेंगे औ। तो ओ के स्थान पर आदेश हमने क्या किया, ओ के स्थान पर आदेश हमने किया औ। आगे है आपका रिक्ष है, इधर आपका टहलंत और इधर आपका व। तो मिलाएंगे तो देखिए तो व का व, टे में आपने ए की मात्रा मिला दी, टे पूरा हो गया। अब व में री की मात्रा किस प्रकार से, तो व में इस प्रकार से री की मात्रा और आपका शब्द बन गया वट वृक्ष है और संधि हो गई अयादि संधि। तो इस प्रकार से जितने भी हमने स्वर संधि के नियम पढ़े हैं उन सारे नियमों के अंदर आप पहले नियमों का अभ्यास कीजिए, नियमों को ठीक से याद कीजिए। याद करने के बाद में इस प्रकार से आप उदाहरणों में उनका
उनका जो है अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से आपको संधि का ज्ञान होता चला जाएगा। तो आज के लिए क्लास इतनी ही। कल हम पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, उसके बाद में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि, और संधि कंप्लीट होने के बाद में पूरा व्याकरण आपका चलता चला जाएगा। समास पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, और उसके बाद में कक्षा 10th की जो है बुक के कुछ अध्याय भी आपको पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभम अस्तु।